तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से 2024 के लोकसभा चुनावों का आगाज करने जा रहे हैं। गुरुवार को पीएम मोदी बुलंदशहर में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे और इस रैली में 1 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। 2014 के बाद प्रधानमंत्री एक बार फिर बुलंदशहर में होंगे और इस रैली से पहले प्रधानमंत्री 20,000 करोड़ की परियोजना को हरी झंडी दिखाएंगे। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद पीएम मोदी की ये पहली रैली है और इसमें प्रधानमंत्री बड़ी संख्या में लोगों को संबोधित करेंगे। इस रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। पीएम मोदी ने 2014 में यानी 10 साल पहले भी अपने चुनाव की कैंपेनिंग की शुरुआत बुलंदशहर से रैली करके ही की थी और पीएम मोदी के लिए वेस्ट यूपी का बुलंदशहर शुभ माना जाता रहा है। वो बुलंदशहर से चुनावी शंखनाद करेंगे और राजनीति के जानकारों के मुताबिक बीजेपी मजबूती के साथ वेस्टर्न यूपी से रैली करने जा रही है और इसके जरिए विपक्षी गठबंधन इंडिया को बीजेपी बड़ा संदेश देने की कोशिश करेगी। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव में हुंकार भरने के लिए पीएम मोदी यूपी के बुलंदशहर आ रहे हैं। पीएम बुलंदशहर में नवादा की शूटिंग रेंज मैदान से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। पश्चिमी यूपी को साधने के लिए पीएम मोदी चुनावी रैली से सौगातों की बौछार करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी एक बड़े सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। हम सब इस क्षेत्र के लोगों के लिए गर्व की बात है। प्रधानमंत्री की जनसभा में लाखों लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। पीएम मोदी बुलंदशहर की जनसभा से पश्चिमी यूपी को कई योजनाओं की सौगात देंगे। पश्चिमी यूपी को पीएम मोदी करीब 20,000 करोड़ रुपए की सौगात देने वाले हैं। पीएम डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर, अलीगढ़ कन्नौज 4 लेन हाईवे, कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज समेत कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। मोहित गोमत, बुलंदशहर, जी मीडिया। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलंदशहर पहुंच रहे हैं, जहां से वो लोकसभा चुनाव के लिए शंखनाद करेंगे। बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद जाहिर की जा रही है, क्योंकि आपको याद होगा कि 2014 के चुनावों में भी यहां से सबसे पहले उन्होंने रैली की शुरुआत की थी और इसका फायदा बीजेपी को मिला भी था। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। बीजेपी प्रवक्ता एहसन सिंह साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसके अलावा आरएलडी प्रवक्ता रोहित अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। लेकिन चर्चा की शुरुआत सिंह साहब मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी। आज प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं बुलंदशहर, इस रैली को कितना महत्वपूर्ण माना जाए और क्या संदेश पश्चिम से देने की कोशिश बीजेपी की? दिव्या जी देखिए, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जा। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में विकास को साध रही, राष्ट्रीय विकास, धार्मिक विकास, सांस्कृतिक विकास। जब बहुमुखी विकास को आप करेंगे और उसको लेकर जनता के बीच में जाएंगे, राजनीतिक पार्टियों का क्या कार्य होता है? रैलियां करना, विकास के कार्य करना और जो योजना है उसको धरातल पर उतारना, अपने जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता का भागीदार बनाना, उनको जनता को पार्टी से, संगठन से, सरकार से जोड़ना। तो जब इस तरह के कार्य भारतीय जनता पार्टी करती है तो आप देखिए लगातार, चाहे वो 2014 है, 17 है, 19 है, 22 है, वो लगातार चुनाव जीतती है। वो अपना विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाल रही है, कहीं मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी जा रही है और बहुत सारे लोग वो केवल ख्याली पुलाव पकाते हैं, बाद में गाली देने का कार्य करते हैं। हालांकि जनता उनको इस लायक कर भी दी है, गाली देने के अलावा वो कर क्या सकते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कार्यक्रम को चलाती रहती है। आज देखिए 20,000 करोड़ की परियोजना धरातल पर उतरेगी, बहुत सारे चीजों का लोकार्पण होगा, शिलान्यास होगा। तो जब आप विकास के कार्य करेंगे, जब विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से, यानी कि सिंह साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि काम के आधार पर आप इंडिया गठबंधन को चैलेंज दे रहे हैं। रोहित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित जी, आज प्रधानमंत्री जी की रैली है बुलंदशहर में, किस तरीके से देख रहे हैं आप इसे? जनता पूछने की तैयारी कर चुकी है प्रधानमंत्री जी से कि 2019 में उन्होंने वादा किया था कि चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे गन्ना किसानों के लिए कोष बनाएंगे ताकि गन्ना किसानों का भुगतान समय पे हो पाए, परंतु आज तक वो कोष तो बना नहीं। 2022 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जी स्वयं पश्चिम उत्तर प्रदेश की धरती से वादा करके गए थे कि छुट्टा जानवर की समस्या को 2022 के चुनाव के बाद उसको कहीं ना कहीं निर्णायक व्यवस्था उसकी करेंगे, पर 2022 का चुनाव खत्म हो गया, भारतीय जनता पार्टी जीत गई, उसके बाद शायद भूल गए होंगे प्रधानमंत्री जी की छुट्टा जानवर की भी बात करनी है। तो अब बुलंदशहर आ रहे हैं तो बुलंदशहर की जनता तैयारी कर रही है कि प्रधानमंत्री जी से पूछेगी कि भाई ये गन्ना किसानों का रेट आपने उत्तर प्रदेश में
360 रुपए दिया है और हरियाणा में आपकी सरकार है वहां 400 रुपए दिया है, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों ने या उत्तर प्रदेश के किसानों ने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि आप वो गन्ना किसानों को 40 रुपए कम रेट देने का काम कर रहे हो पड़ोसी राज्य की अपेक्षा? सिंह साहब जवाब देंगे, आपके सवाल का जवाब सिंह साहब देंगे। सिंह साहब वो कह रहे हैं हरियाणा के किसानों को मिल रहा है, यूपी के किसानों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों? नहीं रोहित जी बहुत अच्छी बात कही। अगर 10 लाख करोड़ गन्ना मूल्य का भुगतान अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही, बहुत सारे ऐसे बकाये जो पूर्वत की सरकारों में थी उसको भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और पूर्वत की सरकारों से लगभग 22% ज्यादा गन्ना मूल्य का वो दाम बढ़ाने का कार्य कर रही है। लेकिन मैं तो रोहित जी से कहना चाहूंगा कि जनता आज जानती है कि उसी बुलंदशहर में बड़े बड़े दुष्कर्म होते थे, इसी मेरठ मुजफ्फरनगर बुलंदशहर में दिन में 2 बजे लड़कियां उठा ली जाती थी, तो वहां के लोगों की जो मूल समस्या थी उसको मोदी जी की बुलडोजर ने, योगी जी के बुलडोजर ने दूर कर दिया। आज लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की समस्या थी, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग ये जानते थे कि यहाँ तो कभी भी कर्फ्यू लग सकता है। अब उत्तर प्रदेश में सब चंगा, कोई नहीं दंगा। तो इस तरह से कार्य करके उत्तर प्रदेश के में जो डिफेंस कॉरिडोर बना वो भी अलीगढ़ से बना, जो गंगा एक्सप्रेसवे शुरू हो रहा है वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जा रहा है, गन्ना मूल्य का सर्वाधिक भुगतान अगर कोई कर रहा है, किसानों को सम्मान निधि देने का कार्य कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत सारी योजनाओं को लेकर जा रही है। अगर इनको यही दिखाई दे रहा है हमारे मित्र को कि गिलास खाली कितना है, तो आप ऐसे ही देखिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो 3 चीनी मिलों, नए चीनी मिलों को चालू किया जा रहा है, 20 चीनी मिलों की क्षमताओं में वृद्धि किया जा रहा है, और हमारे मित्र की सरकार में जिसमें केंद्र में भी ये मलाई खा रहे थे उसमें ठीक है। यानी कि सिंह साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत से काम ऐसे थे जो कि रुके हुए थे और आपकी सरकार उन्हीं दिक्कतों को दूर करके उनको फायदा पहुंचा रही है। आप दोनों बने रहिएगा, वापस आएंगे आपके पास। जेपी के पास चलते हैं, बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेपी, क्या माहौल आपको नजर आ रहा है? प्रधानमंत्री का क्या स्केड्यूल रहेगा, कितने बजे वो पहुंचेंगे? बिल्कुल, देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर दिव्या, क्योंकि करीब 2 बजे के आसपास प्रधानमंत्री मोदी रैली स्थल पर पहुंचेगा और 20,000 करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं की सौगात देंगे। लेकिन ये रैली काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, और इस रैली को महत्वपूर्ण मानने की वजह ये माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव का शंखनाद होने जा रहा है। 2014 की बात करें तो 2014 में भी बुलंदशहर से ही आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी शंखनाद किया था, और आज माना जा रहा है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये जो रैली हो रही है, चुनावी रैली हो रही है, ये काफी महत्वपूर्ण है। देखिए तमाम लोग हैं, तमाम लोगों को मैं दिखाता हूं कि लोगों में जोश है, कार्यकर्ताओं में जोश है। जो बीजेपी के नेता कार्यकर्ता यहाँ आने का सिलसिला हो गया। सर पहुंच चुके हैं रैली स्थल पर? बिल्कुल, रैली स्थल पर हम बीजेपी का बिल्कुल निश्चित रूप से भारतीय पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इतना काम किया है देश के लिए, वो देश के लोगों के नागरिकों से इतना प्यार करते हैं। उन्होंने गरीबों को घर, गैस, सिलेंडर, इतनी सब कुछ, और सबसे बड़ा राम मंदिर का उपहार उन्होंने देने का काम किया है। राम मंदिर की भी गूंज इस रैली में सुनाई देगी। 20,000 करोड़ की यहाँ सौगात मिल रही है। विकास के साथ आस्था का सम्मान करना, यही प्रधानमंत्री की पहचान है। तो फिर जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय। ये जो रैली हो रही है आपको लग रहा है पश्चिमी यूपी को साधेगी ये रैली? पश्चिमी यूपी को बिल्कुल, पश्चिमी रैली से एक बड़ा सकारात्मक संदेश प्रधानमंत्री जी देकर जाएंगे। और आप 2014 याद कर लीजिए, पश्चिम की सारी सीटें हम जीते थे, उत्तर प्रदेश में 73 सीटें। 2019 में पश्चिम की बहुत सीटें आप हार गए और 8-9 सीटों का यहाँ लॉस हुआ था, तो अब लग रहा है कि इस बार भरपाई होगी और ये माहौल बनाएगी रैली। आप ध्यान रखना, 2014 का इतिहास 2024 में दोहराया जाएगा। पश्चिम की सारी सीटें हम जीतेंगे। तो ये चुनावी शंखनाद मान लिया जाए। चुनावी शंखनाद। देखिए लोगों में उत्साह, जो बीजेपी के नेता कार्यकर्ता वो पहुंच रहे हैं, उनमें काफी उत्साह और उन्हें भरोसा है कि ये चुनावी शंखनाद है। और इस बार जो पश्चिमी यूपी में पिछली बार सीटों का नुकसान हुआ था, क्योंकि मुरादाबाद की बात करें, मुरादाबाद अगर हम इलाके की बात करें, चाहे संभल की बात करें या हम बात करें सहारनपुर की बात करें, तो ऐसी बहुत महत्वपूर्ण सीट थी। संभल सीट की बात करें, हालांकि रामपुर की बात करें तो रामपुर उपचुनाव बीजेपी ने बाद में जीत लिया था, लेकिन बहुत सारी सीटों पर यहाँ पर करीब देखिए 27 सीटें आती है अगर हम बात करें पश्चिमी यूपी में, और बीजेपी को करीब यहाँ पर 8 सीटों का नुकसान हुआ था। तो अब कहीं ना कहीं पश्चिमी यूपी से एक आगाज है। और मैं एक बार तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए पुलिस के सुरक्षा इंतजाम कर दिए गए हैं और अभी से लोगों में काफी जोश और उत्साह नजर आ रहा है। और ये देखिए, ये जो रैली स्थल है, ये आपको रैली स्थल जहां पर तैयारियां चल रही हैं, जहां पर जोश और उत्साह बीजेपी का कार्यकर्ता है। और सबसे बड़ी बात यहां है कि रैली स्थल पर भी राम मंदिर के पोस्टर लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगे हुए हैं, सीएम योगी के लगे हुए हैं,
हैं और वो जो पोस्टर लगे हैं वो राम मंदिर वाले पोस्टर लगे हुए हैं। तो इस रैली में भी देखिए राम मंदिर की झलक कहीं ना कहीं दिखाई देने को मिलेगी और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और उसके बाद बुलंदशहर में ये चुनावी रैली हो रही है, तो काफी महत्वपूर्ण है। यानी एक तरीके से कहा जा सकता है। राजनीतिक विश्लेषक सैयद मुजिज इमाम जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सैयद साहब आपका। आपसे मैं समझना चाहूंगी कि जो फायदा 2014 के चुनाव में बीजेपी को यहां से मिला था, क्या ये माने कि ऐसा ही कुछ आगे होगा? क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली रैली है, किस नजर से देखें इसे? देखिए, प्रधानमंत्री जी नहीं चाहते हैं कि जो राम मंदिर के उद्घाटन के बाद जिस तरह का माहौल बना है वो माहौल कहीं कम हो। और जाहिर सी बात है क्योंकि अयोध्या पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ता है और वहां पे जिस तरह से पूरा यूफोरिया का माहौल है, खासकर के राम मंदिर के उद्घाटन के बाद, वो यूफोरिया वेस्टर्न यूपी में भी वो चाहते हैं। और बुलंदशहर को इसलिए चुना गया है क्योंकि बुलंदशहर बीजेपी का गढ़ पहले से रहा। बीच में इक्का दुक्का बार अगर छोड़ दिया जाए तो बुलंदशहर और आसपास की सीटें हमेशा बीजेपी के पास रही हैं। तो ये यूफोरिया लगातार चलता रहे, इससे प्रधानमंत्री ने इसको इस जगह को चुना है कि वेस्टर्न यूपी में भी राम मंदिर का जो उन्होंने उद्घाटन किया है और इतने साल के बाद जो आस्था का प्रतीक रहा है और जो उन लोग का बीजेपी का अभियान 1986 से चल रहा, उसकी कामयाबी समझ लीजिए 22 जनवरी को मिली हुई है, तो उसको वो बरकरार रखना चाहते हैं और इसका फायदा जरूर लेना चाहेंगे राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे राम मंदिर आंदोलन के साथ अपने आप को पूरा सहयोग दिया, साथ चले। आडवाणी जी की रथ यात्रा जो चली उसमें सारथी की भूमिका पे प्रधानमंत्री खुद उस समय थे। तो जाहिर सी बात है कि इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहेगी और इसका फायदा मिलेगा भी। ठीक है। रोहित जी, सुना भी आपने, पश्चिम कहा जाता है कि अगर जिसने पश्चिम को जीत लिया उसके लिए सत्ता की सीढ़ी तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। और अभी आप लोगों को भी सुन रहे थे, वो तो ये कह रहे हैं कि भाई काम का भी साथ मिला और उसके बाद आस्था का भी सम्मान कर रहे हैं। तो कड़ी चुनौती तो यहां से मिल रही है ना आप लोगों को सामने बीजेपी की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि राम के नाम पे चुनाव हो जाए, पर हम होने नहीं देंगे। हम चुनाव होने देंगे मुद्दों के नाम पे, क्योंकि जनता को मुद्दों से मतलब है। देखिए, अब जैसे एसएन सिंह जी ने कह दिया कानून व्यवस्था हमने सुधारी है। अरे भाई, कानून व्यवस्था और गन्ना किसान के रेट से क्या लेना देना है? भाई, कानून व्यवस्था सुधारना सरकार का काम है। आप कहते हो कि साहब हमने फलाना एक्सप्रेसवे बनाया है। अरे किसी भी एक्सप्रेसवे के ऊपर आप चले जाओ गाड़ी लेके, आना जाना 1000 रुपए के आसपास एक कार को देना पड़ता है। अब आप बताइए कि एक व्यक्ति एक एक्सप्रेसवे के ऊपर, एक जमाना था जब कहा जाता था कि आपसे इनकम टैक्स लिया जा रहा है, आपसे सेल टैक्स लिया जा रहा है, उससे हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। आज स्थिति ये कि पीपीपी मॉडल के ऊपर आप जितने भी रोडों का निर्माण कर रहे हैं उन सब के ऊपर जनता को अपनी गाड़ी ले जाने के लिए टोल टैक्स देना पड़ता है, वो भी मोटा मोटा टोल टैक्स देना पड़ता है। ऐसी स्थिति में आपको ये समझाना पड़ेगा कि आप जनता के ऊपर सारा भार डालते चले जा रहे हो और सरकार। ठीक है, सिंह साहब जवाब देंगे। सिंह साहब वो कह रहे हैं कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है आने वाले चुनाव में भी। वो कह रहे हैं अल्टीमेटली भार आप जनता पर ही डाल रहे हैं। आप देखिए कितने बड़े कालनेमी हैं लोग, कितना बड़ा विरोध करने का कार्य कर रहे हैं। कह रहे हैं कि राम मंदिर का नाम ही नहीं लेने देंगे जनता। भाई, जनता राम मंदिर का नाम ले रही है। 500 वर्षों का संघर्ष, इतनी बड़ी लड़ाई, और जैसे सबके ईश और जगदीश होते हैं वैसे जो हिंदू आस्था को मानने वाले, सनातन को मानने वाले, अगर उनका मंदिर बन जा रहा है तो कह रहे हैं कि कैसी बात हो गई। भाई, रोहित अग्रवाल जी हमारे साथ अयोध्या में मिले थे। एक छोटी सी दुकान पे जहां हम लोग चाय पी रहे थे, उसने कहा 2000 चाय हम बेचे हैं 10,000 के हिसाब से। 30,000 रुपए एक आदमी कमाता है, रोजगार नहीं है। रोजगार की बात करते हैं। अरे रोजगार आपके समय में अगर सैफई के नाच गाने से होता था तो उस रोजगार को हमने समाप्त कर दिया। आप कह रहे हैं कि भी बड़े बड़े रैपिड रेल डिफेंस कॉरिडोर बनने से फायदा क्या हुआ? रैपिड रेल डिफेंस कॉरिडोर बनने से फायदा ये हुआ है कि किसानों का कोई भी सामान सुगमता से, बहुत सही समय पे, सरलता से अच्छे जगह पहुंच जाएगा। अगर आपका विकास जो अपराधियों का विकास है जो वो दिखता है, हम उन अपराध वाले विकास को हटाकर आज सबका साथ सबके विकास के नारे को बुलंद कर रहे हैं। निश्चित तौर पे आप कह रहे हैं कि उस तरह का चुनाव नहीं होगा जिस तरह से मुजफ्फरनगर के दंगे के बाद चुनाव हुआ था। उत्तर प्रदेश का चुनाव तो विकास के नाम पे होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश का चुनाव आवास, बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य के मानकों को जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है उस पे होने जा रहा है। किसान सम्मान निधि पे होने जा रहा है।
किसानों के गन्ना वक्त की कमी है, वक्त की कमी, 30 सेकंड्स में जल्दी से रोहित जी जवाब दे दीजिए। गन्ना मूल्य का भुगतान तो भारतीय जनता लेकिन फिर पार्टी से वही बात है कि जब आप गन्ना किसानों की बात करेंगे, हमने सीधी सीधी बात कही कि पड़ोसी राज्य के अंदर 400 रुपए का रेट दोगे आप, परंतु आप अपने ही राज्य के अंदर 360 रुपए का रेट दोगे। इसको आप कानून व्यवस्था से जोड़ देते हो, इसको आप हाईवे से जोड़ देते हो। अरे भाई, किसान को आप बताइए, उर्वरक की रेट बढ़ गया, डीजल का रेट बढ़ गया, खाद का रेट बढ़ गया, आपने खाद की बोरी से फिर से 5 किलो। ठीक है, तो विपक्ष यानी कि अभी भी कई तरीके के मुद्दों को यहां से उठा रहा है और बीजेपी का कहना है कि विकास ही बड़ा मुद्दा रहेगा और जिसके बलबूते हमें आगे भी उम्मीद है कि इसका फायदा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए।